हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम सिक्स्थ है हम लोगों की और इंग्लिश फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट, ये वॉल्यूम 2 है। आज हम लोग को करना था जो टॉपिक्स वो थे PQRS यानी कि पैराजम्बल्स, और जिसे हम सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं, और सेकंड हमारा रहेगा कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें हम सेंटेंस अरेंजमेंट में 5 आपके कराएंगे और उसमें 2 कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे। ठीक है, सेशन जो होगा ये संडे संडे रहेगा, तो इसको आप देखना मत भूलिएगा। और जिसने भी अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट इसकी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम की। तो उसमें क्लास 5th तक आपको मिल जाएगा, ये क्लास 6th है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आपकी वोकैबलरी अच्छी है, ठीक है, आप फटाफट पढ़ते हैं और आप सेंटेंस समझ में आ जाता है आपको, तो आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आपका वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके बेसिस पे समझा जाता है कि कौन पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा। ठीक है, तो अगर आपकी कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि टाइम की कमी होती है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि आप पूरा पूरा पढ़ें, तो थोड़ा सा ट्रिक भी लगाई जाती है। ठीक है, वो क्या कैसे होती है वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे, इसमें इसी की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन यहाँ पर हम समझाएंगे भी। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, द सेलर वॉज टोल्ड इट वॉज प्लेस्ड देयर एज वार्निंग सिग्नल टू सेलर्स टू वार्न देम टू द डेंजर। अब इससे आपको लग रहा है कि कुछ सेलर्स का है, वार्निंग सिग्नल से रिलेटेड है, जो कि डेंजर में है, कुछ इस टाइप से है। ठीक है, सेकेंड है, ही रिटर्न टू द स्पॉट अ फ्यू ईयर्स लेटर एज कैप्टन ऑफ हिज ओन शिप। अब इसमें बात आ गई है कि वो इसी स्पॉट पे वापस आ गया है एक कैप्टन के फॉर्म में अपनी शिप में। ठीक है, एक कैप्टन बनकर आ गया है, यानी कि ये सेंटेंस तो पहला हो नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द शिप वॉज एट सी फॉर मैनी डेज एंड फाइनली एंकर्ड नियर द कोस्ट लाइन। ये हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस। देखते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। द नाइट वॉज स्टॉर्मी एंड विदाउट अ वार्निंग सिग्नल हिज शिप वॉज wrecked ऑन दैट वेरी रॉक। अब देखिए, इसमें शिप के बर्बाद होने की बात है, ठीक है, और वार्निंग सिग्नल की भी बात है। ठीक है, और एक ऐसी रात की बात है जो कि स्टॉर्मी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी तक हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द सेलर्स ऑन बोर्ड सॉ अ बेल टाइड टू अ डेंजरस सबमर्ज्ड रॉक। अब इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि एक सेलर ने क्या किया, एक बेल देखी है जो कि रॉक से क्या है, टाई अप है। ठीक है, और सबमर्ज्ड रॉक है, सबमर्ज्ड रॉक मतलब होता है कि पार्शली डूबी हुई रॉक। ठीक है, जो बीच बीच में चट्टाने होती हैं उनको कहते हैं। तो यानी कि वहां पर क्या है कि पता चल रहा है कि वहां पर क्या है, खतरा है। As a joke, the sailor decided to steal the bell, hide it despite being informed of this. अब इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि सेलर ने क्या किया है, उसने बेल चुराने की उसने डिसाइड किया बेल चुराएगा और उसको छुपा लिया है, बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस। ठीक है, पता होने के बाद भी। अब क्या पता हुआ, अब ये हम जब फिर से एक बार देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो देखिए, द सेलर वॉज टोल्ड इट, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता। ही रिटर्न कौन, पहले किसी का नाम होगा, है ना, प्रॉपर नाउन होगा, फिर ही सेंटेंस में आता है, तो फर्स्ट सेंटेंस ये हो नहीं सकता। द शिप हो सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं। द शिप वॉज एट सी फॉर मैनी डेज एंड फाइनली एंकर नियर द कोस्ट लाइन। कहानी शिप से शुरू हुई है, तो हम इसको 1 ले लेंगे। ठीक है, 1 मान के चलेंगे। द शिप वॉज क्या में बहुत सारे टाइम के लिए है, और फाइनली एंकर करते हैं, जो किनारे नहीं लगाते हैं कोस्ट लाइन पे, उसको कहते हैं एंकर करना। ठीक है, एंकर नियर द कोस्ट लाइन, तो ये समझ आ गया। उसके बाद है, द नाइट वॉज स्टॉर्मी विदाउट, अभी वार्निंग सिग्नल की कोई बात नहीं आई इसलिए इसे छोड़ देते हैं। वन ऑफ द सेलर ऑन बोर्ड सॉ अ बेल, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। वन ऑफ द सेलर्स ऑन बोर्ड सॉ अ बेल टाइड टू अ डेंजरस सबमर्ज्ड रॉक, इसको हम सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए, अभी जरूरी नहीं है सब सही हो। ठीक है, तो हमने मान के चला कि सेलर ने क्या किया, बेल देखी कि वहां पर जो है सबमर्ज्ड रॉक से टाई अप है। अब बेल की बात आ गई, तो अब बेल क्या कर रही है, वार्निंग सिग्नल देने का शायद काम कर रही है। तो फर्स्ट सेंटेंस इसके बारे में है, द सेलर वॉज टोल्ड इट वॉज प्लेस देयर एज वार्निंग सिग्नल टू सेलर्स टू वार्न देम टू द डेंजर। ठीक है, ये वहां पर है, और किस लिए है, ताकि सेलर्स को ये वार्निंग सिग्नल दे सके। ठीक है, ये बेल, तो सेलर्स ने एक ये चीज बात बताई, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। ये बेल देखी, बेल के बारे में बात बताई कि ये वार्निंग सिग्नल दे रही है। अब उसने क्या किया, बेल चुराई। ठीक है, यानी कि एज अ जोक इस चीज को, क्योंकि उसने ये बताया ना कि ये वार्निंग सिग्नल का काम करती है,
तो इसको जोक्स मानकर उसने क्या डिसाइड किया कि इसको चुरा लेगा, टू स्टील द वेल एंड हाइड इट, और छुपा, जबकि उसे ये बताया जा चुका है कि ये वार्निंग सिग्नल का काम करती है डेंजर से बचने के लिए। फिर भी तभी, क्योंकि ये यहाँ पर क्या लगा, बीइंग इन्फॉर्म्ड, डिस्पाइट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस, उसने फिर भी ये क्या किया, इसे चुरा ली। ठीक है, तो थर्ड के बाद आपका फोर्थ ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपका कौन सा आएगा, ही रिटर्न टू द स्पॉट। अब जिसकी बात हो रही है ना कि किसने चुराई, उसी के बाद ही रिटर्न, ही करके आएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस है इसलिए ही आएगा। ही रिटर्न टू द स्पॉट अ फ्यू ईयर्स लेटर एज कैप्टन। अब क्या हुआ, उसने ये काम तो कर लिया, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद वो उसी शिप पर कैप्टन के फॉर्म में बनकर आया। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। और फिर द नाइट वॉज स्टॉर्मी, बहुत ज़्यादा तूफान भरी रात थी, और क्या हुआ, विदाउट वार्निंग, अब वो चुरा चुका है तो क्या हुआ, विदाउट अ वार्निंग सिग्नल हिज शिप वॉज wrecked ऑन दैट वेरी रॉक। उसी चट्टान पे उसका शिप क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, यानी कि ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए कई टाइप से होती है, इसमें जो बैंक, ये बैंक एग्जाम की है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है ना एयरप्लेन टू पैरामाउंट के इस प्रैक्टिस सेट में, तो बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम, सीडीएस और एसआई, इन चार का दिया है। तो ये चार के हम पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम और हाई लेवल के एग्जाम्स पे जाएंगे। ठीक है, वैसे सीडीएस की अच्छी होती है इंग्लिश। अब देखते हैं, तो देखिए अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से पीक्यूआरएस आता है। अब इसमें जो पैटर्न है, हमें सारे पैटर्न पढ़ने हैं। इसमें पैटर्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंज हमने सबसे पहले कर लिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि फर्स्ट सेंटेंस इनमें से कौन है। तो फर्स्ट सेंटेंस इनमें से कौन है, थर्ड वाला। थर्ड कहाँ दिया है, सी, आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड बता रहा है, ये आपका अपना रीअरेंज किया हुआ है, ये आपको इन सेंटेंस का सीक्वेंस बता रहा है, तो बहुत आंखें खोलकर ध्यान लगा कर ही करना होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। सेकेंड सेंटेंस कौन सा बन रहा है, ये आपका फिफ्थ वाला। ठीक है, तो आप फिफ्थ कहाँ देख रहे हैं, फिफ्थ ये है आपका, ई हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ई। अब विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। थर्ड, थर्ड कौन सा बन रहा है, ये फर्स्ट वाला बन रहा है, यानी कि अब फर्स्ट कहाँ पे, ये दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। अब क्या पूछा है, फोर्थ नहीं पूछा है, देखिए जरूरी नहीं है सारे पूछे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ पूछा है, फिफ्थ कौन सा बन रहा है आपका, सेकेंड वाला बन रहा है, तो आपका सेकेंड कहाँ पे दिया, ये, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या पूछा है, सिक्स्थ और लास्ट पूछा है, तो आपका फोर जो सेंटेंस है इसमें, वो आपका बन रहा है सिक्स नंबर पे, यानी कि फोर ये दिया है, डी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बैंक में कुछ इस तरह से आता है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द, ये समझ में आ गया, जिसको ना समझ आए वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये टू पैसेज, ये रीअरेंजमेंट कराने के बाद हम एक कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लेंगे। ठीक है, ताकि अगर किसी को कॉम्प्रिहेंशन सीधा पढ़ना हो तो उसका टाइम ना वेस्ट हो। The emperor was impressed with me and rewarded me suitably। तो ये सब तो मतलब जो कहानियां होती हैं ना, उसमें एकदम लास्ट में होता है कि इम्पर क्या हो गया, इम्प्रेस हो गया मुझसे, तो ये तो बिल्कुल लास्ट में रखिए, इसको छोड़ दिए अभी। He then asked me to make it shorter without erasing, ये भी यहाँ से भी शुरुआत नहीं हो सकती। One fine day the king decided to टेस्ट माई इंटेलिजेंस, ये फर्स्ट नंबर पे हो सकता है। बाय डूइंग सो आई कुड मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। अभी इससे रिलेटेड फर्स्ट लाइन में देखिए कुछ भी नहीं है। फर्स्ट लाइन ऐसी होती है इससे आपको ये ना लगे कि इससे पहले भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, वो समझ में आ जाता है पढ़कर। अब नेक्स्ट देखिए, आफ्टर थिंकिंग ओवर, ये फर्स्ट तो हो नहीं सकता। ही ड्रू अ लाइन, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ही से पहले कुछ और होना चाहिए। अब द एम्परर प्रॉपर नाउन है, लेकिन इम्प्रेस होने के बाद तब होगी जब आप कोई टेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी नहीं शुरू आ सकता। वन फाइन डे, आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ वन फाइन डे। ठीक है, वन फाइन डे द किंग डिसाइडेड टू टेस्ट माई इंटेलिजेंस। ही ड्रू अ लाइन, ही यहाँ पे कौन है, किंग है। ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर विद द हेल्प ऑफ अ चॉक, उसने क्या किया, अभी हम मान के चलते हैं ये एक सेकेंड सेंटेंस है, कोई और भी हो सकता है लेकिन। ठीक है, अभी हम मान के चलते हैं ये सेकेंड सेंटेंस है। उसने क्या किया, फ्लोर पे लाइन ड्रॉ कर दी चॉक की हेल्प से। उसके बाद उसने पूछा, अब वो क्या करेगा, जिसका टेस्ट ले रहा है उससे कुछ बात करेगा, यानी कि
बाय डूइंग सो नहीं होगा, ही देन आस्क्ड मी टू मेक इट, क्योंकि मुझसे बात हो रही है ना, किससे इम्प्रेस हुआ है, इम्प्रेस्ड विद मी, ठीक है। तो यहाँ पर ही कौन हो जाएगा, किंग हो जाएगा। ही देन आस्क्ड मी टू मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट्स एंड, उसने ये कहा कि क्या तुम इससे छोटी लाइन ना इसे मिटाए, क्योंकि वो चौक से बनी हुई है, ठीक है, बिना इसे इरेज किए बना सकते हो, तो हम मान के चलते हैं ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया, ठीक है। क्या कौन कौन से बचे, बाय डूइंग सो, आफ्टर थिंकिंग, ठीक है। अब देखिए वो कुछ करने से पहले क्या करेगा, थिंक करेगा, ठीक है। आफ्टर थिंकिंग ओवर इट फॉर सम टाइम आई ड्रू लॉन्गर लाइन्स ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द लाइन दैट द एम्परर हैड ड्रॉन। समझ में आया, तो ये फोर्थ है, फोर्थ मान के चलते हैं, ठीक है, कि उसने थोड़ा टाइम लिया, सोचा, और फिर उसने क्या किया, उसके दोनों एंड के पास में उससे ज्यादा लंबी लाइन खींच दी, ठीक है। अब बाय डूइंग सो, ऐसा करने के बाद आई कुड मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग द एंड्स, ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि उसने क्या किया, बिना एंड को इरेज किया, उससे सबसे छोटी लाइन बना दी, ठीक है। उसने यही तो कहा था, ही देन आस्क्ड मी टू मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट्स एंड, ठीक है, शॉर्टर बनाओ इसे बिना एंड मिटाए, तो उसने क्या किया, लंबी लाइन खींच दी ताकि वो खुद में छोटी दिखने लगे। तो ये आपका फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा बचा, आपका एक ही बचा। फिर जब ऐसा उसने कर दिया तो एम्परर क्या हो गया, इम्प्रेस हो गया एंड रिवॉर्डेड मी सुटेबली, तो ये आपका सिक्स नंबर पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। फर्स्ट कौन सा होगा, ये थर्ड वाला होगा, तो थर्ड आपका ये दिया है, सी हो जाएगा राइट। विच ऑफ द शुड बी द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, सेकेंड कौन सा है इनमें से, सेकेंड है ये सिक्स नंबर वाला, तो आपका सिक्स नंबर है ई, तो आपका ये राइट हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, थर्ड आपका सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड जो आपका क्लॉज है ना वो आपकी थर्ड नंबर पे है, सेकेंड क्लॉज, तो ये बी हो जाएगा। विच ऑफ द फोर्थ पूछी है इन्होंने, तो फोर्थ इनमें से होगी ये फिफ्थ सेंटेंस जो है, फिफ्थ क्लॉज ये आपकी हो जाएगी, तो फिफ्थ क्लॉज ये, यानी कि डी आपका राइट हो जाएगा। फिफ्थ नहीं पूछी है, सीधा सिक्स पूछी है, तो सिक्स आपकी फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट क्लॉज जो है वो लास्ट है आपकी, तो फर्स्ट क्लॉज ये हो जाएगी आपकी सिक्स, ठीक है, समझ में आ गया, ए आपका राइट हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, ये दो हमने सेंटेंस अरेंजमेंट देख ली, अब हम लोग एक पैसेज देख लेते हैं। पैसेज में भी देखिए इसमें इसी तरह से प्रिंट टू पैरामाउंट में पहले एसएससी एग्जाम की है, फिर बैंक की है, फिर आपकी सीडीएस की है, ठीक है, एसआई एग्जाम की है, इस तरह से है। जब भी बुक कर लेंगे तो हम लोग फिर अपनी इस एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए थोड़ा, अभी बिगिनर क्योंकि लेके चल रहे हैं ना, तो बिगिनरिंग के लिए ये जरूरी है कि इतना आना चाहिए कम से कम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1776 देखिए जो इसमें वो होता है ना कॉन्सेप्ट, इसी तरह इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है। आपको ये तो छोटा है, आप फटफट पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आप वहां पर कैसे पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ एक रीडिंग, बर्ड्स व्यू, एक इडियम याद आ गया, सरसरी निगाह डालना, बर्ड्स व्यू, ठीक है, उस तरह से आप एक सरसरी निगाह डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनके ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको समझ, ऑप्शन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस पैराग्राफ में कहाँ पे जाना है, एक बार कंफर्म करने के लिए कि आपका कौन सा राइट आंसर है, ठीक है, तो इस तरह से करा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1776 बीसी द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, और क्या करते हैं हम अभी बुक में जब पढ़ते हैं अभी, तो हम अंडरलाइन करते चलते हैं, वर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपस, ठीक, टू ऑनर द ग्रीक चीफ गॉड Zeus. The Greeks emphasized physical fitness and strength in their education, ठीक है, किस पे इन्होंने emphasize किया, इस पे, of youth, education of youth. Therefore, contests in running, boxing, jumping, discus and javelin throwing, horse and chariot racing were held in individual cities, and the winners competed every 4 years. For her 4 years होता है at Mount Olympus, ठीक है। Winners were greatly honored by having poems sung about their deeds. Originally, these were held as games of friendship. ऑब्वियसली गेम्स किस लिए होते हैं, ताकि फ्रेंडशिप बढ़े, एंड एनी वॉर्स इन प्रोग्रेस वर हेल्टेड टू अलाउ द गेम्स टू टेक प्लेस। देखिए यहाँ पे हेल्ट जो है ना वर्ड, इसका मतलब होता है कि रोक देना, ठीक है,
वॉर्स जो भी हो रही होती है उनको रोक दिया जाता है इन गेम्स, इतनी ज़्यादा मतलब इनकी क्या है इम्पोर्टेंस है, ठीक है, गेम्स की जगह पे। द ग्रीक्स अटैच्ड सो मच इम्पोर्टेंस टू दीज गेम्स दैट दे कैलकुलेटेड टाइम इन 4 ईयर साइकिल कॉल्ड ओलंपियाड्स। ये किस साइकिल में चलती हैं? 4 ईयर की साइकिल पे चलती हैं, जिससे क्या कहते हैं? ओलंपियाड्स कहते हैं, डेटिंग फ्रॉम 776 BC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी, कहाँ पर हुआ था? माउंट ओलंपस। तो आपका माउंट ओलंपस हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है वाई वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड? क्यों होते हैं? तो यहाँ पर देखिए फॉरन, एक बार इस पे निगाह डालिए। टू स्टॉप वॉर्स, क्राउन द बेस्ट एथलीट, ऑनर ज़्यूस, सिंग सांग। तो ऑनर ज़्यूस, ठीक है, ज़्यूस की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई गई है। क्यों? क्योंकि टू ऑनर द ग्रीक चीफ गॉड ज़्यूस, उनकी ऑनर में ये गेम्स किए जाते हैं। तो आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड दीज गेम्स ओरिजिनेट? देखिए जब भी इस तरह का होता है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, BC है, AD है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट है या आफ्टर डेट। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 776 लोग यहाँ पर लगा देंगे, जो भी गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं कितने साल पहले ये गेम ओरिजिनेट हुए थे, शुरू हुए थे। तो अभी क्या चल रहा है? 2000 में चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, है ना। लेकिन ये BC में है, क्योंकि 776 जो टाइम दिया है BC में दिया है। तो ये जो BC का टाइम होता है ना, ये आज के टाइम में ऐड होता है। तो जब ऐड हो जाएगा तो कुछ 27 की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 2786 ईयर्स। ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है द ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट वाज नॉट हेल्ड? कौन सा इनमें से नहीं होता था? डिस्कस थ्रोइंग हमने पढ़ा था होता है, बॉक्सिंग होता है, रनिंग होता है, स्केटिंग नहीं पढ़ा था। इसके अलावा कौन से थे? जैवलिन थ्रो, ठीक है, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, ये सब थे। नेक्स्ट है द वैल्यूज कनेक्टेड विद ओलंपिक गेम्स वर? कौन सी वैल्यूज कनेक्ट करती हैं? फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप। ये हमें याद है, ठीक है, इतना भी भूलना नहीं है। पैसेज पढ़ने के बाद इतना छोटा सा पैसेज था, तो भी हमारे माइंड में है कि ये बिल्कुल सही आंसर है। ये वाला तो इजी है। सेकंड वाला जो आपका पैसेज है ना, ये काफी अच्छा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इससे क्या करना है? इसको पढ़कर इसका कॉन्सेप्ट निकालना। बिना कॉन्सेप्ट निकले आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी पहले एक बार क्या करते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट में वापस से आ जाते हैं। हमने 2 कर लिए थे, अब थर्ड हम कर लेते हैं, ये थर्ड कर लेते हैं। His wife traveled hundreds of kilometers. किसकी वाइफ? कुछ नहीं पता, अभी ये फर्स्ट नहीं हो सकता। The king was known as great warrior, ये फर्स्ट आपका हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। You chose to conquer us but do not rule us properly was the reply। अब रिप्लाई है यानी कि क्वेश्चन भी हुआ होगा, यानी कि ये फर्स्ट नहीं हो सकता। He had conquered many countries, ये भी नहीं अभी हो सकता। ही वाले शुरू होने वाले नहीं हो सकते हैं फर्स्ट, कभी भी याद रखिएगा, ठीक है। वन डे प्रॉपर नाउन से शुरू होगा, ठीक है। वन नाइट ऐसा हुआ, द शिप, मतलब इस टाइप से होगा तभी होगा। फिर वन डे थीव्स अटैक्ड एंड किल्ड अ मर्चेंट एंड हिज सन इन वन ऑफ देम, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, पहले स्टोरी देखते हैं। He said angrily, how can you hold me responsible for something that happened so far away? यानी कि कुछ हुआ जिसके लिए क्या हुआ, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही कि आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ, उसका आंसर ये आपको दिख रहा है, वॉज द रिप्लाई वाला, यानी कि इस क्वेश्चन के बाद ये वाला होगा। इतना सीक्वेंस समझ में आया? इसके बाद वन डे थीव्स अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? किंग के बारे में होगी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये हो गया, द किंग वॉज नोन एज ग्रेट वॉरियर। अब वो ग्रेट क्यों है? क्योंकि उसने बहुत सारी क्या की, कंट्रीज को जीता है, कॉन्कर किया है। ही हैड कॉन्कर्ड मेनी कंट्रीज, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन क्या हुआ? वन डे थीव्स अटैक्ड एंड किल्ड अ मर्चेंट, मर्चेंट को मार देते हैं थीव्स, और उसके बेटे को भी मार देते हैं। अब मर्चेंट मर गया, बेटा मर गया, उसकी वाइफ की बात आ गई, ठीक है। 1 2 3 हो गया, 4 नंबर पे फर्स्ट आपका आ जाएगा। हिज वाइफ ट्रेवल्ड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स टू द पैलेस टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द किंग, ठीक है। क्या किया? वो ट्रैवल करके गई कितनी दूर? हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स उसके पैलेस गई, उससे एक्सप्लेनेशन मांगनी किंग से, ठीक है। अब क्या उसने मांगा एक्सप्लेनेशन? कुछ उसने बोला कि ये ऐसा वैसा हुआ आपके उसमें, तो ही सेड एंग्रीली, जाहिर सी बात है वो कुछ बोलने जाएगी तो किंग क्या होगा, गुस्से में हो जाएगा। उसने क्या कहा? हाउ कैन यू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट हैपेंड सो फार अवे। ये सब जब
इतना पहले सब हुआ है तो उसके लिए तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल कैसे कह सकती हो, है ना। तो फिफ्थ आपका ये हो जाएगा। उसके बाद उसने रिप्लाई किया, यानी उसने कौन, आप, ये हिज वाइफ, जो मर्चेंट की वाइफ थी। यू चोज टू कॉन्कर अस बट डू नॉट रूल अस प्रॉपरली। तो ये किससे कहेगी, किंग से ही कहेगी, है ना, कि आपने कॉन्कर तो कर लिया, आपने हमको जीत तो लिया, लेकिन आप प्रॉपर रूल नहीं कर पाए। ठीक है, तो 6 आपका ये सेंटेंस हो गया। समझ में आ गया अरेंजमेंट। इस तरह से बस लगा लेंगे। अब देखते हैं विच ऑफ द, अब देखिए यहाँ पर फोर्थ पहले पूछ लिया है इन्होंने, तो फोर्थ देखिए फर्स्ट जो आपका है ना क्लॉज वो है, तो फर्स्ट क्लॉज ये है, यानी कि ए आपकी राइट हो जाएगी। थर्ड पूछा है, थर्ड आपकी सिक्स्थ क्लॉज है, ठीक है, ये वाली, तो 6 नंबर ई, तो आपका ई राइट हो जाएगा। फिर लास्ट 6 क्लॉज आपकी पूछिए, लास्ट पूछिए थर्ड वाली, ये जिसने इसने रिप्लाई दिया है, ठीक है, थर्ड वाली जो क्लॉज है ये आपकी लास्ट है। थर्ड क्लॉज बी, बी राइट हो जाएगा। फिर फर्स्ट क्लॉज पूछी है, फर्स्ट क्लॉज है सेकेंड, द किंग वॉज, सेकेंड बी हो जाएगा आपका राइट। फिर सेकेंड पूछा है, सेकेंड आपका फोर्थ, फोर्थ नंबर का आपका सेकेंड है सेंटेंस, तो फोर्थ हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ गया। अब फोर्थ देख लेते हैं। द ब्लेम फॉर लैकिंग क्रिएटिविटी इज हाउएवर, देखिए ये बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा सा आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब सेंटेंस एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करने हैं इसमें हम समझाते हैं। द ब्लेम फॉर लैकिंग क्रिएटिविटी इज, अब ब्लेम, कुछ होने के बाद ब्लेम की बात आती है, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस ब्लेम से नहीं हो सकता। द कॉन्सेप्ट ऑफ होमवर्क बिगिन, ये हो सकता है, इसको मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाय डूइंग सो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स टुक अवे द लीजर टाइम ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है, बाय डूइंग सो कभी फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आ सकता है, ठीक है। इंस्टेड दीज एजुकेशनिस्ट शुड सजेस्ट लोअरिंग ऑफ बर्डन, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं। द पर्पस ऑफ दिस कंसेप्ट वॉज, जब कंसेप्ट का कोई पर्पस बता रहे होते हैं तो यानी कि वो कॉन्सेप्ट को पहले बताएंगे तब पर्पस भी आएंगे इसके, ठीक है, तो ये फर्स्ट नहीं हो सकता। लैक ऑफ सच लीजर टाइम, अभी हमने एक सेंटेंस में लीजर टाइम का पढ़ा था, वो उससे कनेक्शन रखता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, देखिए अब फर्स्ट इसमें से कौन सा होगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, उसके आगे के दो अभी हमने पढ़े वो हो नहीं सकते। द कॉन्सेप्ट ऑफ होमवर्क बिगिन सो दैट द पीपल कुड रिवाइज दैट वाज बीइंग टॉट इन द क्लास, फर्स्ट आपका होगा ये। ठीक, समझ में आ गया। होमवर्क का जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, वो किस लिए आया, कि पीपल्स जो भी क्लास में हुआ हो उससे उनका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट का पर्पस उन्होंने एक सेंटेंस में आगे बताया है, वो देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ दिस कंसेप्ट, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। द पर्पस ऑफ दिस कंसेप्ट वॉज हाउएवर डिफीटेड व्हेन द स्कूल स्टार्टेड ओवरबर्डनिंग स्टूडेंट्स विद सो कॉल्ड होमवर्क, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये कॉन्सेप्ट आ गया कि जो है होमवर्क देना चाहिए, उससे क्या होता है कि पीपल्स पे क्या होता है, उनका रिवीजन हो जाता है क्लास में, ठीक है, क्लास का रिवीजन हो जाता है। फिर इसका पर्पस जो था वो खत्म हो गया, डिफीटेड, ठीक है, खत्म हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि स्कूल ने क्या शुरू कर दिया, ओवर बर्डनिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, ओवर बर्डन डालना शुरू कर दिया विथ सो कॉल्ड होमवर्क, होमवर्क के नाम पर ओवर बर्डन शुरू कर दिया स्टूडेंट्स पे। अब इससे इफेक्ट क्या आएगा, अब हम यही देखेंगे आगे की क्लॉज में, ठीक है। तो हम फिर से चलते हैं। अब देखिए बाय डूइंग सो, इसकी वजह से क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स टुक अवे द लीजर टाइम ऑफ द चिल्ड्रन। लीजर टाइम क्या होता है, लेजर टाइम होता है जो उनकी फुर्सत का टाइम होता है, यानी कि जो उनको उनका खाली टाइम जो होता है चिल्ड्रन का, वो क्या हो गया, वो भी स्कूल ने ले लिया, यानी कि होमवर्क की वजह से उनका वो भी टाइम जब ओवर बर्डन हुआ तो उनका लेजर टाइम भी चला गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, लेजर टाइम से जुड़ा हुआ नेक्स्ट सेंटेंस क्या था आपका, ये था लैक ऑफ सच लेजर टाइम, ठीक है। अब कह रहे हैं लेजर टाइम चला गया उनका, चला स्कूल ने ले लिया, तो अब लैक ऑफ सच लेजर टाइम, यानी कि फोर्थ आपकी क्लॉज ये हो गई। लैक ऑफ सच लेजर टाइम डज नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू डेवलप क्रिएटिव परस्यूट्स, अब आए क्रिएटिव पे, ठीक है, समझ में आया। ये जो लेजर टाइम की ये जो चला गया ना उनका, इसकी वजह से क्या हुआ, उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप ही नहीं हो पाई, ठीक है, डेवलप नहीं हो पाई, समझ में आ गया। अब इस क्रिएटिविटी पे बात करेंगे इन सेंटेंस में जो आपका फर्स्ट और फोर्थ है।
अब इन दोनों को एक बार देखते हैं. द ब्लेम फॉर लैकिंग क्रिएटिविटी इज however put on the present generation by modern educationists. इसको एक बार देखते हैं. Instead these educationists, तो अब देखिए these educationists आ रहा है ना, यानी कि educationists की बात इससे पहले वाले सेंटेंस में होनी चाहिए. वो सेंटेंस कौन सा है आपका, ये वाला, यानी कि ये पहले होगा, यानी कि फिफ्थ क्लॉज आपकी ये हो गई. ठीक है. द ब्लेम फॉर लैकिंग क्रिएटिविटी, कि ओवरबर्डन शुरू हो गया, उसकी वजह से उनका लेजर टाइम कम हो गया. लेजर टाइम कम होने की वजह से क्या हो गया, उनके पास उनकी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाई. तो द ब्लेम फॉर लैकिंग क्रिएटिविटी, इसका ब्लेम किस पे डाल रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशनिस्ट किस पे डाल रहे हैं, प्रेजेंट जनरेशन पे डाल रहे हैं. ठीक है, समझ में आया. इसके बजाय होना क्या चाहिए था, इंस्टेड इन एजुकेशनिस्ट को क्या करना चाहिए, शुड सजेस्ट लोअरिंग ऑफ बर्डन ऑफ होमवर्क टू द कमीशन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स. एजुकेशनल रिफॉर्म्स के थ्रू उन्हें क्या करना चाहिए, होमवर्क को के बर्डन को कम कर देना चाहिए. समझ में आ गया. तो इस तरह से रिलेट होती है, यानी कि ये आपकी लास्ट और सिक्स्थ क्लॉज हो जाएगी. कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट. तो थर्ड जो है आपकी थर्ड वाली ही है, तो थर्ड या आप सी लगा देंगे. फिर है फर्स्ट पूछी है, तो फर्स्ट आपकी सेकंड वाली क्लॉज है, फर्स्ट आपकी सेकंड वाली क्लॉज है, यानी कि बी आपका राइट हो जाएगा. ठीक है. फिर सेकंड पूछी है, ये फिफ्थ वाली क्लॉज, तो फिफ्थ क्लॉज आपकी ये हो जाएगी. ठीक है. इसके बाद सिक्स्थ पूछी है, लास्ट आपकी फोर वाली क्लॉज है, तो फोर्थ वाली क्लॉज ये आपकी सी राइट हो जाएगा. फिर फिफ्थ पूछी है, फिफ्थ आपकी फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट क्लॉज फिफ्थ नंबर पे, यानी कि ए आपका राइट हो जाएगा. समझ में आ रहा है, इस तरह से किया जाता है. अब देख लेते हैं, फिफ्थ कराएंगे हम, टोटल आज 5 कराएंगे, तो आपके 5 क्वेश्चन है ना, तो आपके लगभग 25 क्वेश्चन हो जाएंगे सेंटेंस अरेंजमेंट के. अब देखते हैं, इन टर्न द बायर इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजी, ये फर्स्ट नहीं हो सकता. दीज टू पार्टीज, इससे पहले पार्टीज के बारे में कोई बात होनी चाहिए, फर्स्ट नहीं हो सकता. दिस मीन्स दैट इट गिव्स परमिशन फॉर द बायर, दिस मीन्स से पहले कुछ होना चाहिए. ही पेज मनी, ही कौन है नहीं पता. अ फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट क्लॉज हो सकती है, इंक्लूड्स टू पार्टीज. द फ्रेंचाइजर इज द बिजनेस हाउस. अब देखिए, फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट दो पार्टीज में, उसमें क्या होती है, दो पार्टीज होती हैं. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा. अब फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट इंक्लूड्स टू पार्टीज, अब पार्टी से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है, दीज टू पार्टीज. सेकेंड आपका ये हो जाएगा, These two parties are called franchisor और franchisee. अब देखिए, जब तक इस टाइप का होता है ना, कोई दो चीजें दी होती, तो ज्यादातर क्या होता है कि इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा ना, उसमें इस वाले पहले वाले वर्ड की बात करेंगे, यानी कि फ्रेंचाइजर की बात करेंगे, फिर फ्रेंचाइजी पे आएंगे. तो अब ये फर्स्ट वाला फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है, ये हो नहीं सकता. ठीक है, अब हम देख लेते हैं. अब फ्रेंचाइजर दिया है ना, तो फ्रेंचाइजर की बात इस सेंटेंस में, The franchisor is the business house entity which grants the franchisee license. वैसे देखिए, आपको ये सब पता भी है ना, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता हो तो इस तरह से ट्रिक आपको लगानी होगी. ठीक है. The franchisor किससे रिलेटेड ये सेंटेंस हो गया, क्या करता है वो, फ्रेंचाइजी लाइसेंस निकालता है. जब देखिए, जब आप कोई लाइसेंस निकाल रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कोई परमिशन दे रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, फोर्थ नंबर का. दिस मीन्स दैट इट गिव्स परमिशन फॉर द बायर टू यूज इट्स नेम एंड सेल इट्स प्रोडक्ट. आप क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी लाइसेंस निकाल रहा है, कौन, फ्रेंचाइजर निकाल रहा है, और वो क्या कर रहा है, परमिशन. इसका मतलब ये है कि वो परमिशन दे रहा है कि आप बायर को कि नाम यूज कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या है, अब बायर की बात आ गई, तो बायर से रिलेटेड सेंटेंस होगा, इन टर्न द बायर इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजी. ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी आ गई, फ्रेंचाइजी. ठीक है, क्यों, क्योंकि दूसरी पार्टी ये आ चुकी है इस सेंटेंस में. अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट सेंटेंस होगा, इन टर्न द बायर इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजी. ठीक है, फिफ्थ आपका ये हो गया. ही पेज मनी, वो क्या करता है, कौन, बायर या फिर फ्रेंचाइजी, क्या क्या करता है, ही पेज मनी टू द फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर को मनी देता है, एंड एग्रीज टू ओबे द रूल्स द फ्रेंचाइजर मेक्स. ठीक है, समझ में आ गया, और उसके रूल्स को फॉलो करता है. ये आपका सीक्वेंस हो गया, समझ में आ गया. सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे प्रॉपर नाउन.
टाइप का कुछ मिले या कलेक्टिव नाउन टाइप का मिले। अब फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, दो पार्टी की बात हो गई। अब उस दो पार्टी से रिलेटेड जो सेंटेंस होगा ये वाला है, उसमें दो आ गए नाम, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो ज्यादातर चांस ये होता है कि जो फर्स्ट वर्ड है उससे रिलेटेड नेक्स्ट सेंटेंस होगा, तो फ्रेंचाइजर से रिलेटेड सेंटेंस आपका ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने उसमें क्या डाल दिया, फ्रेंचाइजी लाइसेंस डाल दिया। अब उस लाइसेंस वो क्या करेगा, कुछ परमिशन देगा, तो उससे रिलेटेड परमिशन की बात आ गई। उसमें आ गया आपका दूसरी पार्टी का नाम यानी कि बायर। अब उस बायर को उसने एक्सप्लेन कर दिया आपके फर्स्ट क्लॉज में। ठीक है, और उसका काम बता दिया कि वो किस तरह से रिलेट करता है फ्रेंचाइजर से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सीक्वेंस हो गया आपका। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस में से कौन सा है, थर्ड आपकी जो क्लॉज है ये फोर्थ सेंटेंस है, थर्ड क्लॉज बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर क्या करेंगे, मार्कर ले लेंगे, ये पेन थोड़ा लाइट हमें लगता है। नेक्स्ट है लास्ट आप क्लॉज बताइए, 6 नंबर की क्लॉज, तो ये फोर्थ है, सी हो जाएगा आपका राइट। उसके बाद सेकंड क्लॉज बताइए, सेकंड क्लॉज है, सेकंड ही है आपकी, तो ये ए हो जाएगी आपकी सेकंड क्लॉज। फिर है थर्ड बताइए, थर्ड है सिक्स्थ क्लॉज आपकी, सिक्स्थ क्लॉज यानी कि ये बी हो जाएगा राइट। ठीक, फिर है फर्स्ट बताइए, फर्स्ट आपकी फिफ्थ नंबर की क्लॉज है, फिफ्थ नंबर की क्लॉज यानी कि ई। तो ये आपके आज 5 टोटल सेंटेंस अरेंजमेंट के हमने क्वेश्चन किए हैं, जिनमें से अलग अलग देखें तो 25 हो गए। अब हम लास्ट कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। देखिए पैसेज बहुत अच्छा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। फेथ इन प्रोग्रेस इज डीप विद इन आवर कल्चर। ठीक है, फेथ इन प्रोग्रेस इज डीप विद इन आवर कल्चर। Next, we have been taught to believe that our lives are better than the lives of those who came before us. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जो हम लोग से पहले थे यानी कि हम लोग के जो एंसेस्टर्स थे उनकी लाइफ से हम लोग की लाइफ काफ़ी बेहतर है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट मटीरियल, अब ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की जो आइडियोलॉजी है उसकी यहाँ पर बात की गई है, suggest that material progress has yielded enhanced satisfaction and well-being। ठीक है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है तो उसकी वजह से क्या हो रही है, इन्हांस कर गई है हमारा सेटिस्फैक्शन। ठीक है, किसकी आइडियोलॉजी है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की आइडियोलॉजी है। बट मच ऑफ आवर कॉन्फिडेंस अबाउट आवर ओन वेल बीइंग कम्स फ्रॉम द assumption that आर लाइव्स आर ईजियर देन दोज ऑफ अर्लियर जनरेशन। लेकिन क्या है, एक तरीके से अगर देखा जाए कि यह हमारा एजम्पशन है कि जो हम लोग से जो एंसेस्टर थे, हम लोग से जो पहले थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारी लाइफ क्या है उनसे ज्यादा आसान है। लाइफ ऑफ द सो कॉल्ड प्रिमिटिव पीपुल, अब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रिमिटिव पीपल कहा गया है, नाम दिया गया है। प्रिमिटिव पीपल आर थॉट टू बी harsh, their existence dominated by the incest quest for food। वो लोग बस क्या करते थे कि फूड सर्च करते थे, उसी पे उनकी क्या थी, उनकी एग्जिस्टेंस टिकी हुई थी। इन फैक्ट प्रिमिटिव्स डिड वेरी लिटिल वर्क। ठीक है, प्रिमिटिव्स कैसे काम, बहुत ही कम काम करते हैं, वेरी लिटिल वर्क बाय कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड। अच्छा, अगर हम कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड की बात करें, वी वुड हैव टू जज देम वेरी लेजी, हम उन्हें क्या कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लेजी थे। द की टू अंडरस्टैंडिंग, समझने की बात यह है कि वाई दीज स्टोन एज पीपुल फेल्ड टू एक्ट लाइक अस इंक्रीजिंग देयर वर्क एफर्ट टू गेट मोर थिंग्स इज दैट दे हैड लिमिटेड डिजायर। अब इसको तोड़िए सेंटेंस को, द की टू अंडरस्टैंडिंग वाई द दीज स्टोन एज पीपुल फेल्ड टू एक्ट लाइक अस, वो फेल क्यों गए, वो हमारी तरह क्यों है। ठीक है, इंक्रीजिंग देयर वर्क एफर्ट टू गेट मोर थिंग्स इज दैट दे हैड लिमिटेड डिजायर, क्यों, क्योंकि वो एफर्ट लगाते ही नहीं थे, उसको बढ़ाते ही नहीं थे। क्यों, क्योंकि उनकी डिज़ायर लिमिटेड थी। समझ में आ रहा है, उनकी ख्वाहिशें जो थी वो लिमिटेड थी, इसलिए वो वर्क एफर्ट को इंक्रीज ही नहीं करते थे, इसलिए वो फेल हो गए, हमारी तरह नहीं है। इन द रेस बिटवीन वांटिंग एंड हैविंग, वांटिंग हैविंग की जो रेस चल रही है ना, दे हैड केप्ट देयर वांटिंग लो, वो ज़्यादा चाहते ही नहीं थे ज़्यादा कुछ, एंड इन दिस वे एंश्योर्ड देयर ओन काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसीलिए जो भी चीज़ें उनके पास थी वो क्या थे, सेटिस्फाई थे। एक टाइप में देखा जाए तो वो अपने में क्या थे, सेटिस्फाई थे, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें ही नहीं थी।
दे वर मटीरियली पुअर, वो मटीरियली तो पुअर थे, बाय कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड, यहाँ पर रेफरेंस भी दे रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, बाय कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स के थ्रू क्या है, वो मटीरियली पुअर थे, बट इन एट लीस्ट वन डिमेंशन वी हैव टू काउंट देम रिचर, बट एक डिमेंशन में अगर हम देखें तो वो क्या थे, वो अमीर थे। क्यों, क्यों अमीर थे, अभी आप खुद सोचिए इसका जवाब। क्योंकि वो सेटिस्फाई थे, इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। मटीरियली पुअर थे वो बट सेटिस्फाई थे। अब देखिए क्वेश्चन, What is the basis of faith for progress and growth according to the writer? राइटर के अकॉर्डिंग जो इनका बेस है फेथ का, फेथ फॉर प्रोग्रेस का जो बेस है वो क्या है, फेथ इन प्रोग्रेस इज डीप रूटेड इन आवर कल्चर। फर्स्ट ही आपका सही है, फर्स्ट लाइन है इसकी, फेथ इन प्रोग्रेस इज डीप विद इन आवर कल्चर, ठीक है। सेकेंड है, व्हाट डज द राइटर एट्रीब्यूट टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, that our lives are easier than before, that progress is natural process, the material progress leads to satisfaction and well-being, that it forces us to assume progress। मॉडर्न इकोनॉमिक्स की जो बात है वो ये है कि दैट मटीरियल प्रोग्रेस लीड्स टू सेटिस्फेक्शन एंड वेलबींग, जो मटीरियल हमारी प्रोग्रेस है वो हमें क्या दे रही है, सेटिस्फेक्शन दे रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा गया है राइटर के थ्रू। व्हाट इज द राइटर्स इमेज ऑफ द प्रिमिटिव पीपल, ठीक है, प्रिमिटिव जो पीपल थे उनकी इमेज क्या है राइटर की नजर में, देयर लाइफ वॉज हार्श, दे डिड नॉट वर्क, दे वर लेजी, सर्च फॉर फूड वॉज देयर प्राइमरी फोकस इन लाइफ। तो उसकी इमेज क्या है, तो देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिटिल वर्क है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया है, डिड नॉट वर्क, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है, लिटिल वर्क होता तो हो जाता, लिटिल वर्क बट बाय कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड वी वुड हैव टू जज, हम उन्हें जज कर सकते हैं कैसे, दैम वेरी लेजी, वो बहुत लेजी थे, तो आपका ये वाला राइट हो जाएगा, दे वर लेजी, राइटर की नजर में क्या है कि वो लेजी हैं। व्हाट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रिमिटिव पीपल्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, उनका जो बिहेवियर था प्रिमिटिव पीपल के बिहेवियर के लिए इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है समझने की चीज, दे हैड नो डिजायर, they had everything they needed, they had limited desire, they kept their wants high। अब बताइए इनमें से क्या होगा, ये नो डिजायर तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कोई इंसान किसी की कुछ डिजायर ही ना हो, ठीक है, लेकिन क्या इसके राइटर के इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या उसने बताया है कि दे हैड लिमिटेड डिजायर, उनके पास उनकी लिमिटेड डिजायर थी, ठीक है, इसीलिए वो फेल हो गए, हमारी तरह नहीं बने, ठीक है। हाउ डज द राइटर अप्रिशिएट द प्रिमिटिव्स, फिर भी राइटर उन्हें अप्रिशिएट किस तरह से कर रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए उसने अप्रिशिएट किया है लास्ट में एकदम, दे वर मटीरियली पुअर बाय कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स बट इन एट लीस्ट वन डिमेंशन वी हैव टू काउंट देम रिचर, हम उन्हें क्या कह सकते हैं, रिचर, क्यों कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने में ओन काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, समझ में आ गया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है बढ़ना आगे, चाहते ही नहीं तो वो काम नहीं कर रहे हैं, वांटिंग लो एंड इन दिस वे इंश्योर देयर ओन काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, समझ में आया। तो यहाँ पर अब ऑप्शन देखिए, दे हैड अ लो डिग्री ऑफ वांट्स, दे वर द मास्टर्स ऑफ देयर टाइम ओइंग टू देयर कंटेंटनेस, दे वर मटीरियली पुअर, दे वर हाईली सेटिस्फाइड। तो अप्रिशिएट करेगा यानी कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होगा वैसे भी, ठीक है, तो अगर मतलब ना भी समझ में आए तो आप ये देखिएगा इनमें से कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, ये तब की बात है जब आपको वोकैबुलरी इस तरह से हो, टफ हो, पैसेज समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, अप्रिशिएट करने की बात है यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, उस सेंस में भी आप लगा सकते हैं, वैसे भी पैसेज पढ़कर आपको समझ में आया है कि दे वर हाईली सेटिस्फाइड, ठीक है, भले ही वो मटेरियली पुअर थे बाय कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स बट दे वर हाईली सेटिस्फाइड। समझ में आ गया, तो ये आपके 2 पैराग्राफ्स आज हो गए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो इस तरह से हम संडे संडे कुछ पैसेज करेंगे और इनका लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी शुरुआत की है तो इसलिए ये आपको इजी थोड़ा सा रखा है, PQRS भी और कॉम्प्रिहेंशन भी, इसको हम धीरे धीरे टफ करेंगे, ठीक है। जिसने अभी तक की क्लास नहीं देखी है वो देख सकता है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने पूरे वीकली का स्केड्यूल अपना डिस्कस किया है, ठीक है, कौन सा टॉपिक किस दिन कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।